नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरा देश इन दिनों कोरोना की मार से कराह रहा है। संकट की इस घड़ी में इलाज की मुश्किल और ऑक्सीजन की कमी ने मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे हाल में कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता रह गया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। पूरा देश कोरोना की मार से कराह रहा है। चारों ओर उदासी का मंजर है, चारों ओर तड़प की तस्वीरें हैं, चारों ओर लोग मर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और इस बेबसी, बेचारगी, बदहवासी को दूर करने के लिए क्या सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है? लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन ही अब कोरोना की इस महामारी को रोकने में कारगर हथियार बचा है? सवाल इसलिए उठा है क्योंकि भले ही पीएम मोदी ने कहा हो कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माने, मगर मौजूदा समय यही कह रहा है कि शायद अंतिम विकल्प मानने की घड़ी आ गई है, जिसकी दुहाई अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी दे रहे हैं। हम बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए था वो लोगों ने नहीं किया। हमारी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं किया। उससे कोरोना के केसेस बहुत बढ़ गए, तो इसलिए हमें अब कोई चारा नहीं बचा था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा है कि सरकारों को लॉकडाउन के बारे में अब विचार करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है तो इससे पहले गरीब तबके की जरूरतों को पूरा करने का ध्यान भी रखा जाए। कुछ ऐसी ही मांग आज विपक्ष की ओर से भी की गई, जब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने लॉकडाउन से पहले नेशनल पॉलिसी बनाने की बात कही और कहा कि इसके लिए सरकार को पूरे विपक्ष से चर्चा करनी चाहिए। न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भले ही टुकड़ों में, किश्तों में अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नाम से लॉकडाउन लगाए हों, मगर उन्हें भी लगा था कि लॉकडाउन जरूरी है। सबसे पहले लॉकडाउन वाली इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, जो कोरोना संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में इस आंशिक लॉकडाउन का असर भी दिखा और यहाँ कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं। 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे, तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेज में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन या कर्फ्यू का फैसला किया और कई राज्य वीकेंड लॉकडाउन की ओर बढ़े। ये बात साफ है कि कमजोर तबकों को होने वाली मुश्किल और आर्थिक हालात को देखते हुए अब तक लॉकडाउन को आखिरी विकल्प माना जा रहा था, लेकिन कोरोना की मार को देखते हुए अब खुद व्यापारिक संगठन लॉकडाउन की वकालत करते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। अनेक राज्यों के अंदर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय लॉकडाउन किया जाता है तो कोरोना का काफी हद तक हम लोग सामना कर सकेंगे, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। पूरी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि किसी तरह से भी कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और महामारी की मार से आई इस आफत से लोगों को राहत दिलाई जा सके, चाहे इसके लिए कुछ समय के लिए लॉकडाउन जैसा सख्त कदम ही क्यों न उठाना पड़े। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने कहा था अंतिम विकल्प। कई राज्यों ने इस अंतिम विकल्प का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की आवश्यकता आज आन पड़ी है? हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करा देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी,
रोहन गुप्ता, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, और साथ में मनोजीत मंडल, स्पोक्सपर्सन टीएमसी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। मैं पहले ब्रिजमोहन जी आपसे ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि लॉकडाउन को एक उपाय के तौर पर महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया। पहला भी लहर में हमने देखा था महाराष्ट्र ने किस तरीके से इसके मुकाबला किया था, किस तरीके से कराता रहा था। समूचे देश में सबसे अधिक असर वहां देखने को मिला था। दूसरी लहर का भी प्रभाव वहां पर पड़ा। आज एनसीपी की तरफ से ये बात रखी गई है कि क्या एक लॉकडाउन की आवश्यकता है समूचे देश में। क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र तो लॉकडाउन में है, पर क्या इंटरस्टेट ट्रैवल सब कुछ बंद हो जाए कमोवेश वैसे ही जैसे पिछले साल परिस्थितियां थी? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं रोहित भाई की समेत मृत्यु पे अपनी संवेदना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा, एक्चुअली ये हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले एक साल का, कि जब कोरोना की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाए, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होने लगे और उन पे नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो, क्योंकि प्रशासन की भी अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता के आधार पर ही लोगों को रोका भी जा सकता है। लेकिन जब लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, ऐसे हालात में अनुभव ने ये सिखाया है कि यदि हम लॉकडाउन करें तो बहुत कुछ उसका सकारात्मक फायदा मिल सकता है। लेकिन कोई भी लॉकडाउन सिर्फ आइसोलेशन पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और वहां से यदि लोगों का आना जाना जारी रहता है तो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है लॉकडाउन, जितना कि उसका असर हम लोगों को चाहिए। तो आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, कहा है कि इसके लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बनना चाहिए, जिसमें सारे राज्यों की सरकारों के अपने अपने अनुभव है पूरे एक साल के, उनके अनुभवों का भी समावेश हो और एक ऐसी योजना तैयार हो, एक ऐसी स्कीम तैयार हो, एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो प्रतिदिन जीविकोपार्जन करने वाले जो लोग हैं, उनको भी उसका कोई नुकसान ना हो और जो गतिविधि है वो गतिविधि इस प्रकार से नियंत्रित हो जिससे कि आम आदमी उससे पीड़ित ना हो, क्योंकि हर चीज के बीच में एक संतुलन बनाए रखना बड़ा जरूरी है। सिर्फ हम लॉकडाउन कहकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इसमें एक आम आदमी भी रहता है, गरीब व्यक्ति भी रहता है, रोज जीवन यापन करने वाले लोग भी रहते हैं, उनका भी सोचना होता है। और एक आर्थिक गतिविधि अगर पूरी तौर से रुक जाएगी तो उससे भी देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके ऊपर भी सोचना होता है। सभी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हम सब लोगों की अपनी अपनी भूमिका है। और आज हमारी सबसे पहली जरूरत कोरोना से निपटने की है। हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कोई निपटना नहीं है, हम सब लोगों को मिलजुल कर कोरोना से निपटना। और ये जब भी हो सकता है जब सारे लोग बैठकर चिंतन करें और एक बेहतर योजना तैयार की जाए। और निश्चित रूप से इसमें चूंकि केंद्र सरकार तो उसकी भूमिका सबसे ज्यादा है, उनके अधिकार सबसे ज्यादा हैं और उनके पास व्यापक एक दृष्टिकोण भी होता है। तो अगर उन सबों का समावेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बेहतर योजना बननी चाहिए और बनेगी तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। और हम इस चेन को कई राज्य ऐसे रहे जिसमें महाराष्ट्र अग्रणी रहा, जिसने कहा कि चंद ऐसे जहां पर केसेस ज्यादा होते थे वो कहते थे कि आरटीपीसीआर जब तक आपका नेगेटिव होगा आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई गारंटी भी नहीं हो सकती थी संबित जी उस समय कि जो लोग आ रहे हैं बाकी राज्यों से उनमें भी कोई लक्षण ना हो या उनका भी, क्योंकि फीवर के जरिए ये दूसरी लहर में तो कोई स्पष्ट तौर पर आप बता ही नहीं सकते हैं कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव। बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने। प्रधानमंत्री ने कहा था अपने संबोधन में, जब वो सबके सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि आजीविका को देखना है और हम इसे अंतिम विकल्प ही समझ सकते हैं। पर आज जो परिस्थितियां हैं क्या उस हिसाब की हो चुकी हैं? अगर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर योगी आदित्यनाथ ये कह चुके थे कि हम नहीं लॉकडाउन करेंगे, वहां पर 3 दिन और उसके बाद फिर आने वाले चंद दिनों के लिए कहना पड़ा कि हमें कुछ दिन लॉकडाउन रखना पड़ेगा, क्या हालात ऐसे हैं कि एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पड़े? और क्या हम पिछले लॉकडाउन से वो सबक सीख चुके हैं कि क्या नहीं करना है और बेहतर परिस्थितियों में उस लॉकडाउन को लगाया जाए जो कि कम से कम संक्रमण पर किसी तरीके से लगाम लगाए? श्वेता जी, एक बात तो आपने सही कहा कि सबको मिलके यहाँ पर एक नीति के अनुसार काम करने की आवश्यकता है और किसी भी कीमत पर, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आज सर्वाधिक आवश्यकता उसी की है कि हम कोरोना के ऊपर, इस बढ़ते हुए संक्रमण के ऊपर काबू करें। उसके लिए जो भी करना है करना चाहिए।
और आपने यह भी सही कहा कि पिछली बार जो समय के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, उसकी जो परिणति थी, उसकी जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को हम सबने देखा था। वो एक सुखद रिजल्ट था। इस प्रकार से एक भयावह माहौल नहीं बना था। मगर आज जो ये सेकेंड वेव आया है, आप याद करिए हर राज्य में आप देख रहे होंगे परिस्थिति भिन्न भिन्न है। महाराष्ट्र सर्वाधिक है, वहां लगभग 1000 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है। सर्वाधिक केसेस लगभग 60% केसेस हर दिन के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 5 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक ग्रसित हैं, 10 ऐसे राज्य हैं जो सेकंड पायदान पे आते हैं, और अधिकांश ऐसे राज्य हैं जो जिनमें अभी संख्या नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टतः इस वर्ष के आरंभ में ही कह दिया है कि आप देखिए इस बार लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना, आंशिक लॉकडाउन लगाना, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना, जो भी आप करना चाहते हैं, यह निर्णय संपूर्ण रूप से राज्य अपने स्थिति को लेकर ले सकती है। आपको याद होगा पिछली बार जब संपूर्ण लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, तो तमाम ऑपोजिशन के स्टेट्स ने उसके खिलाफ बगावत की थी। यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था राहुल जी ने, और कहा था कि ये तुगलकी लॉकडाउन है और इसमें स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और सभी ऑपोजिशन, खास करके कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने, महाराष्ट्र ने भी, राजस्थान ने भी, छत्तीसगढ़ ने लिखित में ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था कि ये एक ब्रूटल लॉकडाउन है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट के एसपी, वहां के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, इनकी कमिटी अगर निर्णय लेगी तो ही लॉकडाउन होना चाहिए। इसमें इंपोजिशन ऑफ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। सबके विषय को ध्यान में लेते हुए निर्णय लिया गया कि हम इंपोज ऊपर से नहीं करेंगे, हम केवल एडवाइजरी जारी करेंगे। राज्य निर्णय ले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर कि उनके राज्य की परिस्थिति कैसी है, क्या उनको आंशिक लॉकडाउन लगाना है, कंटेनमेंट जोन बनाना है, या उनको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना है। पूरी तरह से ये स्वतंत्रता राज्यों को दिया गया है। बिल्कुल सही है, कुछ राज्यों ने स्थिति को देख करके कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है और कुछ नाइट कर्फ्यू पे चल रहे हैं। मुझे लगता है जिस भी राज्य में परिस्थिति खराब है वो अपने स्थिति के अनुसार प्लीज अपने लॉकडाउन को टेलर मेड करिए, क्योंकि आप लोगों ने लिखित में ये मांग प्रधानमंत्री जी से किया था। रोहन गुप्ता जी, क्या बिना इंटरस्टेट ट्रैवल को रोके हुए क्या एक सारे राज्य अगर अपने हिसाब से फैसला लें तो ये संभव रहेगा? क्योंकि पहले लॉकडाउन के समय खासकर हमने देखा था जब मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब वो सोच रहे थे कि वो अपने घरों के लिए निकले, तो वो ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण ही सबसे ज्यादा मुश्किलें हुई थी। तो क्या आज की स्थिति में उस ट्रांसपोर्टेशन को जारी रखते हुए अगर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए तो मामले को काबू में किया जा सकता है? देखिए श्वेता जी, आपने बहुत सही बात बोली कि पहला जो लॉकडाउन था तब अब आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, तुगलकी इसलिए कहा गया था, उसका कुछ प्लानिंग नहीं किया गया था। जिस प्रकार से हमारे मजदूरों को मरना पड़ा, रोड पे भूखे मरना पड़ा, चलते हुए मरना पड़ा, उनके ऊपर त्रासदी करी गई, इसीलिए उसको तुगलकी कहा गया। कहीं किसी को कोई कॉन्फिडेंस में लिए बिना प्रधानमंत्री जी की जो नॉर्मल स्टाइल है कि आज रात 12 बजे उस प्रकार से किया गया, वो ठीक नहीं था। आज लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं, जो आज की परिस्थिति है श्वेता जी, इतनी बुरी परिस्थिति है कि आज लॉकडाउन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये हत्या जैसा माहौल हो गया है। आज भी कर्नाटक में मृत्यु हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज पहला वेव जब आया था, हमारे पास समय था दूसरा वेव आने से पहले कि हम अपने आप को तैयार कर लेते। पहले वेव के समय पे जब गलतियां हो सकती है गलतियां, और ऑल आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमने पहली कभी ऐसी त्रासदी नहीं देखी। सरकार को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था कि लॉकडाउन इंपोज करने से पहले सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेके जो श्रमिक मजदूर है उनकी व्यवस्था करके, कोई भूखा ना मरे, उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था, उनके अकाउंट में पैसा डालना, जिससे उनको अगर लॉकडाउन भी होता है तो आर्थिक रूप से कोई परिवार भूखा ना मरे। ये सारी योजनाओं को साथ में लेके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब इंप्लीमेंट होता है, सारे राज्यों को अगर साथ में लेके चलते, तो मुझे लगता है श्वेता जी आज हम इस परिस्थिति में नहीं होते। पहला वेव जब चला गया तब हमने घोषणा कर दी कि हम कोरोना पे जीत गए। सबसे बड़ी गलती जो इस सरकार की रही वो दूरदर्शिता की रही, वो एंटीसिपेट करने में नाकामयाब रहे। उनको सारी राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बैठकें करनी चाहिए थी। जब पूरा विश्व दूसरे वेव से लड़ रहा था, हमने विजय घोषित कर दिया। उस समय पे अगर हम दूसरे वेव की तैयारी करते, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो ऑक्सीजन की बात की थी उसकी हम तैयारी करते, एसेंशियल मेडिसिन की बात करते, वैक्सीनेशन का ऑर्डर के लिए हम लोग प्लान करते, मुझे लगता है कि इस परिस्थिति से हम बच सकते थे। और आज जो भी निर्णय करे, आज प्रधानमंत्री जी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है, पूरे देश को मान्य होना चाहिए, पर सबको कॉन्फिडेंस में लेके करे, जिससे कोई भी एक भी आदमी ना भूख से मरे, ना कोरोना से मरे, ना कोई त्रासदी से मरे। ये पूरे देश की और सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे कोई भी कदम में विपक्ष साथ में है।
आखिरी चीज श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा, आज भी दुख हो रहा है जिस प्रकार से ऑक्सीजन से 10 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, क्या हम लोग इतने वीक हैं कि 10 दिन के बाद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से हम व्यवस्था नहीं कर पाए? हम दिल्ली की डिबेट देखते हैं तो दोनों सरकारें वहां पे झगड़ती है, एक कहती है हमारे पास व्हीकल नहीं, एक कहती है हमने ये दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक भी आदमी देश में ऑक्सीजन की किल्लत से या कोरोना के कारण नहीं मरना चाहिए, या अगर ये होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है। और मेरा मानना है जो भी निर्णय हो सारे लोग मिलकर करें, इस प्रकार से करें जो पहले लॉकडाउन के समय जो लेसन है लर्न करके उसमें से निर्णय हो, जिससे देश की जनता को या गरीब आदमी को तकलीफ ना पड़े। ठीक है रोहन जी। मनुजीत, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संबित इस बात का जवाब देना चाहेंगे। जाहिर है अगर आरोप है और दूरदर्शिता को लेकर कटघरे में अगर सरकार है, क्या आज राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर एक विचार कम से कम हो सकता है कि सबसे बातचीत की जाए, या इसको कंप्लीटली एक स्टेट सब्जेक्ट समझकर कि राज्य अपने हिसाब से करें उसी चीज पर कायम रहेंगे? और साथ ही आप जवाब भी देना चाहते होंगे रोहन गुप्ता जी को। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। खुद इन राज्यों ने लिखित में उन्होंने लॉकडाउन की डिमांड नहीं की है। खुद इन राज्यों ने, और ये लिखित में ऑन पब्लिक रिकॉर्ड है, इन्होंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, और लॉकडाउन की जो निर्णय लेने की क्षमता है ये आप संपूर्ण रूप से राज्य को दे दीजिए। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिखा सकती हैं। उसके बाद इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, और ये नहीं कहा है कि हम सभी राज्य जो विपक्षी शासित है हम चाहते हैं कि लॉकडाउन प्रधानमंत्री के आदेश से ही लगे। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक दूरदर्शिता की सवाल है, देखिए दूरदर्शिता के लिए हम सभी लोग दायी हैं। आप याद करिए 7 चिट्ठी सरकार ने ये चिट्ठियां रिलीज की थी, 7 चिट्ठी, पहली चिट्ठी 5 जनवरी की, उसके बाद 7 चिट्ठी क्रमशः इन सभी राज्यों को, जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, आम आदमी पार्टी शासित राज्य भी हैं, इन सभी को चिट्ठियां लिखी गई थी कि सेकेंड वेव के लिए हमें तैयार रहना है, कोविड अप्रोप्रिएट रूल करना है, ऑक्सीजन के लिए भी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से एलएमओ बना सके उसके लिए भी प्रिपरेशन की चिट्ठी लिखी गई थी। कुछ राज्यों ने कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स और पीएसए लगवाए, कुछ लोगों ने नहीं लगाए, कुछ लोगों ने अच्छे कदम उठाए, कुछ लोगों ने नहीं उठाए। तो इसलिए एक दूसरे के ऊपर ये जो जिम्मेदारी मढ़ने का जो विषय है, ये जिम्मेदारी मढ़ना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल मिलकर काम करना चाहिए। और देखिए, आपको सबसे बड़ा कंसर्न है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य को दिक्कत आ रही है। देखिए, ट्रांसपोर्ट आप खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, आपके बॉर्डर आप जिस भी राज्य से शेयर करते हैं उस राज्य को आप चिट्ठी लिखिए, बिल्कुल आपका मान्य होगा। आप अगर आपका बॉर्डर किसी और राज्य से है, आप कहिए कि हम यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट को बंद कर रहे हैं या हमें अनुमति चाहिए इतने ट्रांसपोर्ट की, तो अनुमति मिलेगी। दोनों के बीच का विषय है। तीसरा विषय है, यहाँ कहा गया कि अगर लक्षण नहीं है किसी का और आपके राज्य में आ गया, देखिए कई राज्य, मणिपुर इत्यादि, वो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे करते हैं, और उसके बाद क्वारंटाइन रखने की, ये तो एक तो है कि आपका टेस्ट हो गया, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया, और कुछ राज्य जैसे उड़ीसा ने 14 दिन के क्वारंटाइन को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले बार था कि कोई भी बाहर से आ रहा है तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा ही होगा, उसके बाद उस राज्य में किसी भी व्यवस्था के लिए वो बाहर जा सकता है। तो राज्य बिल्कुल स्वतंत्र है कि ये इस प्रकार की व्यवस्था को कर सकते हैं और सुचारू रूप से अपने आंशिक या संपूर्ण लॉकडाउन को लगाए रख सकते हैं। बार बार ये कहना कि ये तुगलकी लॉकडाउन था और अब लॉकडाउन का डिमांड करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विरोधाभासी विषय बन रहा है। चलिए मनुजीत, बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, जश्न भी कल हमने देखा हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चाहे जो चीजें कही गई, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में हर तीसरा व्यक्ति आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आता है, यह भी एक हकीकत है। क्या वहां पर सोच सरकार की इस समय, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां के लोगों से अपील भी की कि कोरोना को लेकर और उसके गाइडलाइंस को लेकर पूरा सख्ती से उसका पालन किया जाए, बंगाल का विचार क्या है? पश्चिम बंगाल किस तरीके से इस समय देख रहा है कि क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन इकलौता समाधान है? देखिए, हम कोई जश्न नहीं मनाए यहाँ पर। आप कल से देख सकते थे, ये बहुत ही एक आवेगपूर्ण वोट इलेक्शन हमारे लिए था। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनके मिशनरी, उनके 100 वैलीज है, सीबीआई, ईडी, पैसा, 50 मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, क्या क्या नहीं था, हर तरह से ममता दी को घेरा गया था। ये एक हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, एक आवेगपूर्ण इलेक्शन था। लेकिन फिर भी हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लीडर लोग हैं, सो अपील किए हैं तो कोई जश्न हम नहीं मनाएंगे। आज ममता दी ने बिल्कुल साफ किया है, क्योंकि हम अभी तक जितना देर तक हम हो सके कोविड को हम फाइट करेंगे। कोविड अगर चले जाए, परमिटेड हो, तब भी हम जश्न मनाने की कोशिश करेंगे। और जो स्वेरिंग इन होगा, जो शपथ ग्रहण भी एकदम बिल्कुल वर्चुअली एकदम बहुत छोटी सी होगी, ये आपको भी पता चल गया। 5 को ममता दी शपथ लेंगी।
सो ये हमारा प्रायोरिटी है, कोविड हमारा प्रायोरिटी है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, कांग्रेस के मेरे जो मित्र सही ढंग में कह रहे थे, पिछले साल कैसे लॉकडाउन लगाया गया है। आप अगर आज नहीं भी मानोगे, ये सच है, आप अकेले ये क्रेडिट लेना चाहते थे। आप संबित जी आप नहीं मानोगे, हम देखा है किस तरह से थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ, बत्ती जलाओ, आप सब अकेले करना चाहते थे। और अभी बोलोगे क्या ममता दी मीटिंग में नहीं आई थी? एक मीटिंग में सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं आए, मैं अभी बोल रहा हूं। और आप इतना सारा मीटिंग किए हो संबित, मैं आपको पूछ सकते हो हुआ क्या? अब बताइए हुआ क्या? आज के दिन में नवंबर के महीने से हमारे पास मेडिसिन था, पिछले साल तो मेडिसिन भी नहीं था, हमको पता ही नहीं था वो जो क्या है, वो जो एनिमी है, इनविजिबल एनिमी, उनके ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं था, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन आज के दिन में नवंबर के महीने से हम कोरोना को करीब जीत ले रहे थे, वैक्सीन भी आ गए थे, तब आप क्यों नहीं स्टेप उठाइए? आप ये मानिए तब आपको नहीं लगा कि वैक्सीन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अक्टूबर महीने में आप टेंडर किए हो, अभी तक उसका टेंडर का जो अभी तक जो ऑक्सीजन प्लांट नहीं गए हो, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अभी आपको पता चल रहा है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, हमेशा से था। ये संविधान का ये एक प्रावधान है कि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन आप तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक लगा देते हो, टीम भेजते हो बंगाल में, हमको पता नहीं चलता, 2 घंटा पहले पता चलता कि टीम आ रही है। अभी टीम भेजो, अभी तो सबको चाहिए, हर जगह में चाहिए। अभी सेंटर क्यों हाथ धो के भाग रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। अभी भी वैक्सीन आपकी जिम्मेदारी है, वैक्सीन आपको हम लोगों को पास पहुंचाना है, और वो भी फ्री पहुंचाना है। ऑक्सीजन आपकी जिम्मेदारी है, वो भी हम लोगों के पास पहुंचाना है। ये आपको मालूम है संबित जी, आज हम पूरे चूक गए। और अभी ये पॉलिटिसाइज हम नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ये बताने की कोशिश कर रहे, आपको जगाने की कोशिश करें कि थर्ड वेव भी आ सकते हैं। अभी से हम समझा जाए, और सारी सरकारों को इसको लेकर सचेत होना ही होगा। ये दूसरी लहर है, एक लहर कम से कम ऐसी होती है, और हर बीमारी में हमने देखा है कि दूसरी लहर बहुत आक्रामक होती है। और इसीलिए मैं आप सारों को यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही संवेदना के साथ और बहुत संयम के साथ आप लोग ये डिबेट कर रहे हैं। यही आवश्यकता है इस समय की। मुसीबतें हैं, सवाल हैं, और कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, लेकिन उसका समाधान निकलना जरूरी है। लॉकडाउन को लेकर अगर यह चर्चा हम कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि लॉकडाउन, अगर विपक्ष के आरोप ये रहे हैं कि बिना तैयारी के किए गए थे, तो आज किस तैयारी के साथ किया जा सकता है, और क्या राज्य एक एक करके अपने हिसाब से उसे मेंटेन करके आपस में बात करके कर सकते हैं कि नहीं, इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी है। अब संपूर्ण लॉकडाउन का ही सहारा है, इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुगबुगाहट बहुत लंबे समय से लोगों के मन में कम से कम होने लगी। प्रधानमंत्री ने जब देश को एड्रेस किया तो उन्होंने स्पष्ट किया, नहीं, ये राज्यों की अपनी सोच है, अपने विचार के हिसाब से, लेकिन एक अंतिम विकल्प के तौर पर लगाएं। क्या वो समय आ चुका है? क्या जिस तरीके से 3 लाख के पार और यहां तक कि 4 लाख को टच करता हुआ आंकड़ा भी सामने आता रहा, क्या आज वो परिस्थिति है? आज एनसीपी की तरफ से यह बात सामने रखी गई, तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह अव्वल संभव है कि नहीं, और दूसरा, अगर संभव है तो किस तरीके से। बृजमोहन जी, हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो बात अभी संबित भी कर रहे थे, वहां पर बहुत कड़ाई रखी गई। वहां पर आपको सबसे पहले तो नेगेटिव टेस्ट देना होता था, और उसके साथ क्वारंटीन की भी बात रही। लेकिन अब महाराष्ट्र जैसे राज्य हो जाते हैं जहां पर एक नहीं कई बड़े शहर हो जाते हैं, एक नहीं कई एंट्री पॉइंट्स हो जाते हैं उस राज्य के। क्या लॉकडाउन राज्य के भीतर लगाकर आपका काम चल रहा है, या फिर एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर आपको उन सरहदों को भी, उन हदों को भी उस राज्य के नियंत्रित करने की वैसी आवश्यकता हो गई? श्वेता जी, देखिए, ये बात जो स्थानीय प्रशासन के हमारे अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को जानकारियां दे रहे हैं कि जब दूसरे राज्यों से कोई आता है तो वहां उस एंट्री पॉइंट पर हमारा उसको रोकना बहुत एक मुश्किल चीज होती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। कई बार ये होता है कि कोई अपने पेशेंट को लेकर आना चाहता है मुंबई, अगर आज उसको वहां रोक दिया जाए तो जिस प्रकार से उसको पीड़ा होती है उसको भी महसूस करना पड़ता है। तो ये बात जरूर आ रही है कि वहां अगर उस एंट्री पॉइंट पे कोई राष्ट्रव्यापी नीति बने तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग जब रोकने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी जितना हो सकता है उसको कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि एंट्री पॉइंट्स पर जो राज्य बाकी के राज्यों से घिरे हुए हैं, उनके जैसे मध्य प्रदेश 6 राज्यों से घिरा हुआ है, अगर यहाँ पर एक जगह आप रोकते तो दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं
और नेचुरल है कि जब उनको लगता है कि हमारे शहर में लॉकडाउन होने वाला है तो वो अपने घर जाना चाहते हैं। तो उस समय उनकी जो पीड़ा है, अगर उसको हम मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो ये भी उनके साथ एक बड़ा क्रूरता का व्यवहार हो जाएगा शासन की ओर से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको निश्चित रूप से इस पर योजना बनानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब किसी मुद्दे पर अगर हम लोग एक रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं तो मैं देखता हूँ कि बहुत डिफेंसिव होकर अचानक प्रहार करने लगते हैं। ये कभी ये नहीं सोचने को तैयार है कि जो कमियां उनके स्तर की है, यदि उनको सुधारने का काम ये नहीं करेंगे और अगर हम लोग नहीं बताएंगे, अगर राज्य नहीं बताएंगे तो पता कैसे लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी समित जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से बात कर सकता। आपने अभी देखा होगा, आज से 10 दिन पहले मध्य प्रदेश का एक ऑक्सीजन का टैंकर मध्य प्रदेश में आना था, उसको उत्तर प्रदेश में रोक लिया गया, झांसी में। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयास करते रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हो जाए, जबकि दोनों भारतीय जनता पार्टी के, बात ही नहीं हो पाई। 8 घंटे तक वो टैंकर वहां पे रुका रहा ऑक्सीजन लेके। जहां 5-5 मिनट और 10-10 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करना हो, वहां यदि 8 घंटे तक रुका रहे तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो कहना बहुत आसान है कि आप बात कर लीजिए, खत लिख लीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर ये चिंतन करने को तैयार नहीं है। और इसी बात को लेकर राज्यों को और बाकी के नेताओं को इस बात पे जो आपत्ति हो रही है उसके पीछे के कारण यही है। मैं सोचता हूं कि अभी भी इनको अपने इस अहंकार को छोड़कर यदि सकारात्मक ढंग से ये सोचेंगे तो आज भी सारे लोग कंधे से कंधा लगाकर केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि कौन कब इसका शिकार हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। आज हमारी पहली अपनी जरूरत यह है कि हम एक दूसरे के साथ बृजमोहन जी, हम जवाब ले लेते हैं इसका, योजना बनाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री कई दौर की बैठकें करते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक उनकी सामने आई थी कि किस तरीके से वो चर्चा कर रहे थे और जानना चाहते हैं। लेकिन संबित जी, क्या ये सही है? क्या जो बातें बृजमोहन जी ने रखी हैं उसमें बहुत आप खोट ढूंढ नहीं सकते हैं? क्योंकि वाकई अगर ऐसे राज्य हैं जिनकी सरहदें बहुत सारे और राज्यों से लगती हैं तो वहां पर थोड़ा नियंत्रण मुश्किल होता है। आप एक राज्य के भीतर चीजें कर सकते हैं, बाहर नहीं। अगर ऐसे सुझाव दिए जाते हैं तो क्या उस पर अमल किया जा सकता है, या पूरी तरीके से आप राज्यों को अभी उन पर ही छोड़ेंगे? मैं उदाहरण देता हूं। बिल्कुल बृजमोहन जी ने सही कहा। उन्होंने कहा कि कहना बड़ा आसान है मगर प्रैक्टिकलिटी कुछ और होता है। उनका डिमांड है कि महाराष्ट्र की स्थिति खराब है, बहुत सारे राज्यों की स्थिति खराब है, तो पूरा राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन होना चाहिए। तेलंगाना तैयार नहीं है, नीति बनना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, तेलंगाना तैयार नहीं है, आंध्र प्रदेश तैयार नहीं है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, क्योंकि लगभग 10 एक राज्य हैं जो ग्रसित हैं, बाकी 20 राज्य तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम भी फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, आपने हमारे को सुने बिना लॉकडाउन क्यों लगा दिया, हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। आप उन्हीं राज्यों पे लॉकडाउन लगाइए जो राज्य ग्रसित हैं। तो क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। और देखिए श्वेता जी, इनके पास पूरा छूट है, इनके राज्य के एंट्री पॉइंट को ये मैन कर सकते हैं। और इन्होंने खुद कहा कि हमारे जो लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर हम क्रूरता नहीं करना चाहते। आपको उनके आवागमन के लिए एंट्री एग्जिट पॉइंट को मैन करते हुए उनके ऊपर भी दया दृष्टि दिखानी पड़ेगी। किसी को जबरन कहीं रोका नहीं जा सकता है अगर वो पलायन करना चाहते हैं और अपने घर में जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा, आप याद रखिए दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, क्या गाजियाबाद से कोई दिल्ली आ सकता है? नहीं आ सकता है। आपके वहां बैरिकेड लगा हुआ है, श्वेता जी तो जानती ही होंगी। कोई जो नोएडा में रहता है, क्या वो दिल्ली में प्रवेश कर सकता है? हाँ, प्रवेश कर सकता है, स्पेशल परिस्थिति में प्रवेश कर सकता है। नोएडा के लोग दिल्ली में भी भर्ती हो रहे हैं, दिल्ली के लोग नोएडा में भी भर्ती हो रहे हैं। आपके पास सुचारू कागज होने चाहिए, आप मरीज होने चाहिए, आप जरूर जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है, पुलिस आपको अलाउ कर रही है। ठीक उसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश से कोई महाराष्ट्र आना चाहता है, कोई बेचारा मरीज भर्ती होना चाहता है, या महाराष्ट्र से कोई मध्य प्रदेश जाना चाहता है, ये आप अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मैन करके करेंगे। हाँ, आपको अगर आर्मी की आवश्यकता है, आपको लगता है ये महाराष्ट्र सरकार से नहीं हो सकती है, तो आप ये लिख के दें केंद्र सरकार को, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी ने लिख के दिया है कि हम डिफेंस मिनिस्टर को कि हमें आर्मी की आवश्यकता है, हम संबल नहीं है बहुत कुछ मैनेज करने के लिए। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार भी लिखित दे सकती है कि हमें ये रिसोर्सेज की आवश्यकता है। बंगाल के प्रवक्ता अभी कह रहे थे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखिए मनोज जी से शायद है नहीं, मगर उनको मैं कह दूं, अभी 3 दिन पहले अल्पान बंदोपाध्याय जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, वहां के हेल्थ सेक्रेटरी, वहां के जो आपके होम सेक्रेटरी, इन्होंने मीटिंग की थी ममता जी के साथ और प्रेस रिलीज दिया था। मैं प्रेस रिलीज सामने लेके बैठा हूं।
बंगाल ने कहा है कि हमें किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऑक्सीजन सरप्लस राज्य हैं। 457 मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते हैं, अभी आवश्यकता केवल 223 मेट्रिक टन की है। 200 से अधिक बचत हम कर रहे हैं। और आपको याद होगा दिल्ली को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ममता बनर्जी की सरकार को दिया गया था, क्योंकि वहां एक्सेस सरकार केंद्र सरकार ने प्रोवाइड किया है। मगर ममता बनर्जी ने कहा है हम हिंदी भाषी राज्यों को ऑक्सीजन नहीं देना चाहते। तो मुझे लगता है यथार्थ पर हम डिबेट करें। जो विषय वह खुद ममता जी ने कहा है कि ना हमारे पास रेमडेसिविर की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। फिर यहाँ पर उनके प्रवक्ता आके कह रहे हैं हमारे राज्य में हर चीज की कमी है। ममता बनर्जी कहती है हमारे पास 20,000 बेड है, बेड की भी कमी नहीं है। तो प्लीज पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ना करें। जो हकीकत है, जो आपके नेता खुद कह रहे हैं, कम से कम उसको फॉलो करें। और बृजमोहन जी तो मंत्री हैं। बृजमोहन जी, ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, महाराष्ट्र की सरकार को सक्षम बनाइए कि वो यहाँ एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मैन करे। जिनकी आवश्यकता है एंट्री कराने की और जिनको एग्जिट की आवश्यकता है उनको दें आप। हम कोई भी निर्णय बाकी सभी राज्यों पे थोपना, क्या ये उचित होगा, ये अभी आप सोच लीजिए। चलिए बृजमोहन जी, संक्षेप में आप अपना जवाब दे दें तो रोहन जी को फिर मैं जोड़ूंगी। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तौर से अपने सारे मामलों को हैंडल करने में सक्षम है और कर भी रही है। आप देखिए कि लगातार हम लोगों ने इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की है, कहीं कोई हम लोगों ने शिकायत नहीं की। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जहां पर देश के सारे राज्यों से जुड़े हुए राज्यों की जरूरत है, वहां निश्चित रूप से राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, जिससे सबों के सामने मार्गदर्शिका के रूप में रहे और राज्यों को भी अपनी सीमाएं मालूम हो। सिर्फ इतनी सी बात है। इसका ये बात कहने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि महाराष्ट्र अपने काम में कहीं पिछड़ रहा है, या महाराष्ट्र की सरकार अपने काम को नहीं कर पा रही है, या महाराष्ट्र को कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विचार है, विचारों की भिन्नता होगी तभी तो मंथन होगा। लेकिन रोहन जी, मैं विशुद्ध इस बार के लॉकडाउन की गुंजाइश पर आपसे चाहूंगी जवाब देना, कि आप जवाब दें, क्योंकि अगर हम पिछले साल को जोड़ेंगे तो उसमें ठीक है पलायन की त्रासदी थी, लेकिन पहली लहर में किस तरीके से उसे लहर को तोड़ पाए थे हम, वो भी था। वो दोनों चीजें हैं उस लॉकडाउन की। लेकिन इस साल की परिस्थितियों के हिसाब से अगर मैं सिर्फ कांग्रेस के, जहां पर सिर्फ आपका शासन है, अगर राजस्थान, पंजाब या छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों को ले लूं, वहां पर भी हालात बहुत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहुत बुरे हालात हो जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ वो राज्य भी हैं जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑक्सीजन उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से नहीं दिक्कत आ रही है। और इसीलिए आज कांग्रेस की क्या सोच है कि राष्ट्रव्यापी ही लॉकडाउन हो या फिर राज्यों को ही स्वतंत्रता रहे अपने हिस्से में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, अपने जिलों में लॉकडाउन लगाने की? देखिए श्वेता जी, पहले जो भाजपा प्रवक्ता ने बोला उसका जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर देने वाली बात होगी, जैसे केंद्र सरकार है ही नहीं। आपने जब पहली वेव थी, हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए ताली सब कुछ बजवा दिया। फिर आपको लगा कि आप केस नहीं संभाल सकते हैं, आपने देश को आत्मनिर्भर कर दिया। पहली वेव के समय पे आपने देश को आत्मनिर्भर कर दिया, दूसरी वेव के समय पे आप राज्यों को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है। मेरा ये कहना है कि हम लोग डिबेट में बैठ के श्वेता जी ये तय नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को, सारे राज्यों को साथ में मिलकर इंटरस्टेट मूवमेंट की बात हो, माइग्रेंट लेबर्स की बात हो, क्या करना चाहिए। पर उससे पहले जो आपकी नियति है कि हर चीज में क्रेडिट लेना है, जब आपको लग रहा था कि नहीं आप क्रेडिट ले रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने, वैक्सीन एक्सपोर्ट करना है, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट करना है, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करना है, तब तक आपने राजनीति की। तब आपको लगा कि अब देश बुरे हाल में चला गया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तब आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये तरीका गलत है। जब तक ये राजनीति होती रहेगी श्वेता जी, तब तक जो हम देश की जनता को बचाने का काम है, मैं भी यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्टी से हूँ, प्रवक्ता हूँ, मैं भी जिम्मेदारी से आज कह रहा हूँ, ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। पर जब तक भाजपा राजनीति करती रहेगी, डंका बजाती रहेगी, ताली बजाती रहेगी, तब तक हम देश को न्याय नहीं दे पाएंगे। आज ऑक्सीजन की डिबेट 10 दिन से हो रही है। क्या हमारा देश इतना पीछे कि 10 दिन तक ये सरकार कुछ नहीं कर पाए? ऑक्सीजन इज अ नेशनल सब्जेक्ट, गवर्नमेंट मस्ट हैव रिजॉल्व दिस इशू। पर नहीं, आप देखिए भाजपा प्रवक्ता को हर बार आगे कोई कागज लेके आएंगे कि देखिए हमने तो ये किया। ये तरीका नहीं है। ये तरीका है जिम्मेदारी लेने का, जिम्मेदारी का वहन करने का, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने का। पर ये लोग थे प्रचार में बिजी थे। मुझे बताइए श्वेता जी, हर आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी बेचारे 18 घंटे काम करते हैं। पर अगर वो 18 घंटे वो प्रचार में ही करेंगे तो देश का काम कब करेंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि आगे जो भी नीति तय हो, कांग्रेस पूरी तरह से इस सरकार के साथ में है, पर उसमें नियति साफ
हो, उसमें राजनीति ना हो और स्टेटमेंट करने की बजाय एक ऐसी नीति बनाई जाए। देश जो पूरी तरह से परेशान है, आज नहीं देखा जा रहा है जिस प्रकार से ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, लोगों को हमको बाहर निकालना पड़ेगा, उनके जख्मों पे मरहम लगाना पड़ेगा, तभी देश की जनता के लिए हम कुछ करेंगे। इस प्रकार से कागज दिखा देने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। संबित जी, आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी गलती हुई है तो मानिए, माफी मांगिए, कोई उसमें कोई गलती नहीं, गलती हो सकती है, पर इस प्रकार से हर चीज दूसरे पे डाल देना ये तरीका ठीक नहीं है। पूरा देश आपको देख रहा है और जब वो दूसरी वेव अभी आ रही है, जैसे श्वेता जी ने कहा, आगे शायद ये भी कहा जा रहा और परिस्थिति खराब हो, क्या तैयारी है हमारी? ऑक्सीजन की बात है, उसमें हम लोग पीछे, कुछ भी करके आप उसको पहले मुहैया कराइए। रेमडेसिविर मेडिसिन बाहर से आ रही है, उसको नॉर्मलाइज कीजिए। बेड्स की बात है, मेडिसिन की बात है, मिलकर ऐसा काम कीजिए। सत्ता में कई बार क्रिटिसिज्म लेना चाहिए और उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके। एक आखिरी चीज श्वेता जी, हमने कहा कि हर आदमी के अकाउंट में 6,000 रुपए डाले जाए। आज लॉकडाउन अगर करते हैं ये लोग, कुछ भी गरीब आदमी कहां से कमाएगा मुझे बताइए श्वेता जी। हम लोग तो फिर भी उसको कर लेंगे, वो बेचारा बाहर नहीं निकलेगा, उसका पेट कैसे भरेगा? आज पूरी तरह से आर्थिक पैकेज, जहां पे इनके मंत्री 6-6 दिन तक सारे जवाब ले लेते हैं। रोहन जी जवाब ले लेते हैं। आपने सुझाव बताया कि 6,000 की बात की गई है, लेकिन हम जवाब ले लेते हैं पहले जी। 3 चीजें यहाँ उठाई गई। यहाँ कहा गया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर, क्रेडिट और पैसे की बात। मैं यहाँ बैठे हुए एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं बृजमोहन जी से पूछना चाहूंगा। बृजमोहन जी, टोपे जी आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं। 3 दिन पहले टोपे जी का बयान में सुन रहा था, टीवी पर ही आ रहा था कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर की भी हमने पूरी अरेंजमेंट की हुई है, बेड की भी कोई कमी नहीं है। वो सत्य बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? आप मुझे बता दें। ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, तुरंत भरपाई की जाएगी। बेड की कमी या फिर रेमडेसिविर की कमी है महाराष्ट्र में? अभी बताया गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि ऑक्सीजन और बेड की बड़ी कमी है आपके यहाँ। कमी है क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगा बृजमोहन जी। समित, अगर जल्दी आप कंप्लीट कर सकें, समय असल में ठीक है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने लगातार पहले ही दिन से इस बात की पूरी व्यवस्था की थी और हम लोग लगातार तो आपकी सरकार ने व्यवस्था कर ली, अच्छी बात है। बाकी सरकार जो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं उनको भी व्यवस्था करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, 5 बार यहाँ क्रेडिट 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 कहा गया। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग लॉकडाउन का क्रेडिट लीजिए ना, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। आप अगर यहाँ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्रेडिट की बात हो रही है, बार बार ताली थाली ताली थाली। यहाँ ताली थाली कहाँ से आ गया बताइए लॉकडाउन के इस डिबेट में? मैं कह रहा हूँ आपको लगता है कि हम क्रेडिट ले रहे, प्लीज आप दोनों मौजूद हैं, आप लोग लॉकडाउन लगा के आप क्रेडिट लीजिए और बिल्कुल कहिए। समय हमारे पास इतना ही है। संबित जी, आपका, रोहन और साथ ही बृजमोहन जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए।